नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। ये जो संसद का मिमिक्री कांड है, उसमें राहुल गांधी का कौन सा नया वीडियो आ गया है जो नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के काम आएगा, आज उसके बारे में बात होगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान पर मोदी का एक फोन और विपक्ष कैसे क्लीन बोल्ड हो गया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। मोदी को हराने निकले इंडी गठबंधन का फोकस क्या चाय समोसे पर है? इसके अलावा नरेंद्र मोदी वो कानून ले आए कि उन्हें तानाशाह बुलाने वालों को बड़ा झटका लगेगा, आज उसके बारे में बताऊंगा। 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर के बाद मोदी का सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक का चैप्टर लाया हूं। अंग्रेज गुलामी की जो निशानी छोड़कर गए थे, नरेंद्र मोदी ने आज उसे कैसे मिटा दिया है, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा हिस्ट्री का चैप्टर, जब इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए कांग्रेसियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, आज उसका आपको चैप्टर बताने वाला है। वो प्लेन हाईजैकर्स जिन्होंने इंदिरा और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए प्लेन हाईजैक करके, और प्लेन हाईजैक करने वालों को इंदिरा का वो इनाम कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि जिसने प्लेन हाईजैक किया उसको ये इनाम मिला। और आखिर में एक और चैप्टर जो कल नहीं आपको बता पाया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बाद मोदी क्यों बोले ना फेंकने दूंगा। पीएम मोदी का वो प्लान जिसे माना तो शादी में लाखों बचेंगे। और अनसुना किस्सा में आज मोदी का कश्मीरी मुसलमान दोस्त और अनुच्छेद 370 का अनसुना किस्सा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में कल भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आज केजरीवाल पहले से तय 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए निकल गए। ईडी ने केजरीवाल को दूसरी बार समन जारी किया था, 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले भी 5 नवंबर में 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा है। तेजस्वी को 22 दिसंबर जबकि लालू यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी इस मामले में तेजस्वी यादव से पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन लालू यादव को पहली बार जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया है। यूपी के मुरादाबाद में विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के ऊपर एक समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों के ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई। पत्थरबाजी बढ़ने पर पुलिस के जवानों को पीछे हटना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग इलाके में बन रहे मंदिर का विरोध कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मंदिर का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर ही पत्थर चलाना शुरू कर दिया। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया ने एक दरोगा की हत्या कर दी है। बताया गया कि दरोगा खामस चौधरी, उसे एक कार में अवैध शराब ले जाने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद शराब माफियाओं को दबोचने के लिए नाकेबंदी की गई। जब पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसके ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और दरोगा को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और बिहार में पाकिस्तान जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल सीएम धामी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उधम सिंह नगर पहुंचे थे। जैसे ही सीएम का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा तो कुछ देर बाद जमीन में नमी की वजह से हेलीकॉप्टर का जो अगला पहिया होता है वो जमीन में धंस गया। हालांकि तब तक सीएम हेलीकॉप्टर से उतर चुके थे। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर हेलीकॉप्टर का जो पहिया जमीन में धंस गया था उसे बाहर निकाला और इस घटना के बाद सीएम के लिए जो हेलीपैड तैयार हुआ था उसको लेकर सवाल उठाए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें मिमिक्री कांड, उसका चैप्टर लाया हूं। राहुल गांधी का कौन सा नया वीडियो आ गया जो मोदी के काम आएगा? धनखड़ के अपमान पर मोदी का एक फोन और विपक्ष कैसे क्लीन बोल्ड हुआ? मोदी को हराने निकले इंडी गठबंधन का फोकस क्या चाय समोसे तक सीमित है? सबसे पहले इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन का टाइम ही खराब चल रहा है।
या ये कहिए कि इन लोगों का टाइम खराब चल रहा है इसलिए इंडी गठबंधन बना। दोनों तरफ से बात सही बैठ रही है। ये लोग कल उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, आज गेम ऐसा पलटा बॉस कि मजाक इनको बहुत भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी कल तक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को एंटरटेन कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब जब गेम उल्टा पड़ गया तो राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है। पहले देखिए कि कल राहुल गांधी कैसे उपराष्ट्रपति की नकल उतारने का आनंद ले रहे थे, आज वो कैसे मीडिया पर भड़क रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आज कैसे नरेंद्र मोदी ने पूरा सियासी गेम ही पलट दिया है। एक मिनट Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I've done it Supreme Court. I've done it. You are a lawyer. I am a lawyer. I am great. What understand? My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. Understand it. My spine is sick. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. I'm so straight. अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सारी देश को समझ में आ गया कि वहां जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ। राहुल गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा कि अपमान कैसे हो गया। कह रहे मेरा वीडियो तो मेरे मोबाइल में। अरे बॉस, आपके मोबाइल में होने से क्या होता? जब अपमान हो रहा था तो आप वीडियो क्या बना रहे थे? और उसके बाद अब इनका गुस्सा मीडिया पे उतर रहा है कि मीडिया ने ये नहीं किया, मीडिया ने वो नहीं किया। अरे बॉस, आप क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए ना। इनको कुछ नहीं मिलता है तो पकड़ के मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। कह रहे हैं मीडिया जो है, सांसद जो है निलंबित हो गए, उस पर बात नहीं कर रहा। अरे यही सांसदों के निलंबन की खबरें तो दिखा रहे थे। किसने बोला था मिमिक्री करने और उसका वीडियो बनाने के लिए? आपने मुद्दा घुमा दिया ये सब करके और ये अपमान करके। आपने क्या बताया लोगों को कि पहले ही सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि अंदर कोई प्लेकार्ड लेके नहीं जाएगा? सांसदों ने क्या किया, क्यों निलंबन हुआ, ये सब मीडिया ना बताए। अडानी की बात नहीं कर रहा मीडिया। क्यों अडानी की बात करेगा? आपका जब मन करेगा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां डील कीजिएगा। वहां की सरकारें जो है अडानी के साथ जो है कोलैबोरेशन करेंगी। और जब इनका मन करेगा ये गाली दे दें, कुछ भी कह दें, उस पर मीडिया दिखाना शुरू कर दें। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। जो राजस्थान में आप हारे ना, बहुत सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां 15 साल से ऊपर के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान के अंदर थी। क्यों नहीं बात करते हैं? बॉस, ये गुस्सा इसलिए है राहुल गांधी क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे ना वैसा हुआ नहीं। इंडी गठबंधन ने जो खेल शुरू किया था उस खेल को नरेंद्र मोदी ने पलट दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं तो बीजेपी ने उनके अपमान को जाट और ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। इससे राहुल गांधी फंस गए क्योंकि राहुल गांधी तो आजकल ओबीसी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो बनाने से उनका ओबीसी प्रेम कितना सच्चा है ये पोल खुलकर सामने आ गई। दूसरा, कल ममता बनर्जी वगैरह ने इनका नाम ही नहीं लिया कि इनका चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। वहां खड़गे जी का नाम ले लिया, उसका गुस्सा अलग होगा तो किस पे निकालें? वहां तो बोल नहीं सकते, नरेंद्र मोदी पे निकालने का फायदा नहीं है, वहां तो चुनाव हार रहे हैं। तो बस मीडिया को गाली दे दो, मीडिया को बोल दो मीडिया ये नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा। मीडिया आपके लिए हिसाब से चलेगा बॉस। ममता बनर्जी जैसी नेता कहती ही रही हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है
और राहुल गांधी ने बात साबित भी कर दी, क्योंकि मिमिक्री से ज्यादा राहुल गांधी के वीडियो बनाने की चर्चा हो रही है। इसी में राहुल गांधी ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया, और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस तरह के सियासी मौके को कभी गवाती नहीं। जगह जगह बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। संसद परिसर में आज बीजेपी के सांसदों ने काउंटर प्रोटेस्ट किया। सब इस बात से नाराज थे कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने से रोकना तो दूर, राहुल गांधी उस एक्टिंग का वीडियो बना रहे थे। ना सिर्फ संसद परिसर में प्रोटेस्ट हुआ, देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। सबका यही कहना है कि इस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। जो उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, अरे जाट ना भी हो, किसान ना भी हो, तो भी उपराष्ट्रपति तो हैं, राज्यसभा के चेयरमैन तो हैं। और राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे अपमान हो गया। कल जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी, उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही थी, तो ना तो उपराष्ट्रपति के पद का ख्याल रखा गया, ना ही इस बात का ख्याल रखा गया कि इसका सियासी नुकसान हो सकता है। बीजेपी इसे समझ गई और इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेता जगदीप धनखड़ के समर्थन में आए। और सियासी नफा नुकसान न भी हो तो भी जिस तरह से अपमान हुआ है, बीजेपी को लगा कि भैया ये इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस मामले की गंभीरता को आप समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसके बारे में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन परिसर के अंदर माननीय सांसदों के व्यवहार पर दुख जताया। उपराष्ट्रपति के मुताबिक पीएम ने कहा कि वो भी पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बॉस पब्लिक को दिख ना रहा है कि एक आदमी जो पीएम है वो कैसे संवैधानिक पदों का सम्मान कर रहा है, और एक आदमी जिसको पीएम बनना है वो पहले तो वीडियो बनाता है अपमान का और उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री ही नहीं, खुद राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपना दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद परिसर में जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया है, उसे देखकर निराशा हुई। चुने गए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के नियमों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, जब देश की राष्ट्रपति ट्वीट कर रही हैं, तो इस मामले को सिर्फ नकल उतारने और वीडियो बनाने की समस्या की बात कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि आज ये लोग राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ा रहे हैं, कल लोकसभा के स्पीकर का ऐसा ही अपमान कर सकते हैं, कल किसी और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हैं। आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है कि इस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। लोकतंत्र में गिरावट का यह नया स्तर है, उन्होंने कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उनके पास वो मौका था कि कम से कम माफी मांग लें, मामला शांत हो जाता है। लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, फलाना ढिमकाना। विपक्ष का एटीट्यूड क्या है कि एक तो गलती करो और ऊपर से मानो नहीं। राहुल गांधी ने ना तो इस पर कोई माफी मांगी, ना इस पर कोई दुख जताया, वो तो इसे उपराष्ट्रपति का अपमान तक मानने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको राहुल गांधी का बयान फिर से एक बार सुनवाना चाहता हूं कि आप देखिए कि कैसे वो मानने को तैयार नहीं है कि अपमान हुआ है। और मेरा वीडियो तो मेरे मोबाइल में, मतलब इन्होंने मोबाइल में वीडियो बनाया, सर्कुलेट नहीं कर दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई जैसे लग रहा है, और फिर उसके बाद मीडिया को कोस रहे हैं। एक बार सुनिए वो बयान फिर से। कह रहे उनका अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी क्लास भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं, वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। यानी आप सोचिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पे कुछ कह दिया, उससे इनको मतलब नहीं। फ्रांस ने क्या कहा,
और इनके सांसद निकाल दिए गए दुखी हैं तो उस पर ही चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये लोग कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसद दुखी है। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस पर बोलना चाहिए कि गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस पर चुप है। और यह बात खुद उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में कही कि यह जगदीप धनखड़ का नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के पद का अपमान है, किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, और इस अपमान पर कांग्रेस के नेता चुप है। सुनिए राज्यसभा के चेयरमैन को एक बार। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। जगदीप धनखड़ याद दिला रहे हैं कि इतना बड़ा अपमान हो गया उपराष्ट्रपति के पद का, राज्यसभा के चेयरमैन के पद का, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता चुप हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या एक्शन किया है वो भी आपको देखना चाहिए। जिस संसद में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, उसी संसद में बीजेपी के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान में खड़े हुए। बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण सब खड़े हो गए। उपराष्ट्रपति के पद के प्रति आदर जताने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 1 घंटे तक बीजेपी के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान में सदन के अंदर खड़े रहेंगे। सुनिए वहां की बात, फिर आगे की बात बताता हूं। देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में, हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। इस तरह का जेस्चर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिल को छू गया। 6-7 मिनट के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतनी देर तक खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये आपका भाव ही काफी है कि उपराष्ट्रपति के पद के सम्मान का इतना ख्याल रखा जा रहा है। I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, ना ही उन लोगों को समझ में आता है जिन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। संसद में मिमिक्री कांड के मुख्य कर्ता धर्ता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, उनके पास भी पूरा मौका था कि वो इस पर माफी मांग लेते, मामले को ठंडा कर देते, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। बल्कि मीडिया से बात करते हुए भी कल्याण बनर्जी मुस्कुरा रहे थे। उनका लहजा ऐसा रहा जैसे उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर कोई पदक जीत लिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना था कि अगर राज्यसभा के सभापति ने इस बात को खुद से जोड़ लिया है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते।
क्या उपराष्ट्रपति सही में राज्यसभा में ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा उन्होंने मिमिक्री में किया है? उनको ऐसा लगा? कल्याण बनर्जी ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि मिमिक्री करना तो एक आर्ट है। माफी मांगने के सवाल को भी कल्याण बनर्जी टाल गए। टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। इस पर जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या कुछ हुआ भी तो उनकी पार्टी के सांसद ने कुछ नहीं किया है जैसे। ममता बनर्जी से जब मीडिया ने सवाल किया तो अपनी पार्टी के सांसद पर कुछ बोलने के बजाय ममता बनर्जी ने इस मामले में राहुल गांधी का नाम ले लिया कि अगर राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी अपने सांसद का बचाव कर रही हैं और एक तरह से पूरा दोष राहुल गांधी पर डाल रही है। यह भी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए आज का। मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल की वीडियो में छवि नहीं टूटा तो। आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो इसका बंगाल छोड़ के मैं आज से कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी ममता बनर्जी का यह कहना है कि मिमिक्री होकर बात हो गई आई गई होती, लेकिन राहुल गांधी ने चूंकि वीडियो बनाया तो इसको लेकर हंगामा ज्यादा हुआ, यानी गलती जैसे राहुल गांधी की। ममता बनर्जी का यह बयान सुनकर बहुत लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि सवाल तो टीएमसी सांसद को लेकर था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया। कल ही ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की बैठक में पीएम फेस के तौर पर राहुल गांधी का पत्ता काटने की पूरी तैयारी कर ली थी, और राहुल गांधी से ममता बनर्जी का टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं। बहुत से लोग मिमिक्री कांड का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि अरे मिमिक्री ही तो है, ये तो एक आर्ट है। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, और सबसे जरूरी किस नियत से आप ये सब कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, और जहां यह मिमिक्री कांड हुआ वो संसद का परिसर है, कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है जहां दोस्त आपस में एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं। यह भी समझना चाहिए कि मिमिक्री के नाम पर आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं इस देश में जो नेताओं की मिमिक्री करते हैं, उन्हें लेकर तो विवाद नहीं होता क्योंकि वो एक दायरे में रहकर ये सब करते हैं। अगर विपक्षी सांसद भी एक दायरे में रहकर मिमिक्री करते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन आप तो मिमिक्री के नाम पर अपनी सियासी दुश्मनी सेटल करने लग गए, ऐसा लगा, और फिर इसे आर्ट का नाम देकर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। विपक्ष को लग रहा था कि उपराष्ट्रपति का मजाक भी उड़ा लेंगे और कोई सियासी बवाल भी नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को एक्सपोज करने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। बीजेपी ने इसे ओबीसी पॉलिटिक्स से जोड़कर राहुल गांधी को संकट में डाल दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी वो किसान पुत्र हैं, वो मिमिक्री कांड तो विपक्ष को उल्टा पड़ ही गया। उधर इंडी गठबंधन की मीटिंग में भी कुछ ठोस निकल कर नहीं आया। ऊपर से लोग इंडी गठबंधन की मीटिंग को लेकर चटकारे ले रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कह दिया कि इंडी गठबंधन की मीटिंग पहले चाय समोसे पर होती थी, इस बार तो समोसा भी नहीं था। कांग्रेस ने सिर्फ चाय बिस्किट पर इंडी गठबंधन की मीटिंग को निपटा दिया। सुनिए जेडीयू सांसद को क्या कह रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल की जो बैठक थी, सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में
विलंब है तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हो गई। इन लोगों का फोकस देख रहे हैं आप, फोकस होना था नरेंद्र मोदी को हराने पे। फोकस इस बात पर है कि चाय और बिस्किट खिलाए कि चाय और समोसा खिलाए, ये इन लोगों का फोकस है। और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं बचा, अभी डोनेशन का पैसा आएगा तो अगली बार शायद चाय समोसा होगा। क्या बॉस, इधर विपक्ष चाय समोसे में फंसा है, कुछ बदल नहीं रहा उनसे। उधर नरेंद्र मोदी उस कानून को बदल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। पाठशाला में अब अंग्रेजों के बनाए कानूनों की ओवरहॉलिंग का चैप्टर। विपक्ष निलंबन चिल्लाता रह गया और कैसे मोदी ने पूरा सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया, रिबूट कर दिया। मोदी वो कानून लाए कि उन्हें तानाशाह बुलाने वालों को झटका लगेगा। 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर के बाद मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक का चैप्टर। विपक्ष की हालत क्या है यह अभी आपने देख ही लिया। संसद से नियमों के तहत निलंबित होने के बाद विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं और ऐसा करके वो खुद ही संसद में पेश हुए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा से खुद को दूर रख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज लोकसभा में इतिहास बना है बॉस। देश को गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि गुलामी के प्रतीकों को हटाना है और पीएम मोदी के इस काम को आज संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया। अब देश का कानूनी सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। आज इंडियन पीनल कोड जो 1860 से था, अंग्रेजों के जमाने का, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ला दी गई और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। और इन तीनों कानूनों में बदलाव और उसका क्या असर होगा, आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे विपक्ष की पोल खुलती है, जो ये आरोप लगाता है ना कि पीएम मोदी तो तानाशाह हैं, किसी की नहीं सुनते। आपको बताऊंगा कि इन तीनों कानूनों को कैसे महीनों की चर्चा और सुझाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तैयार करवाया। तो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बहुत गजबी लेवल का काम हुआ है। लेकिन पहले यह सुनिए कि आज तीनों विधेयकों को संसद में पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के कानूनों में दंड की व्यवस्था थी। मतलब अंग्रेजों, भैया वो तो राज करने आए थे, उनका फोकस था कैसे सजा देनी है, दंड देना है। न्याय की व्यवस्था नहीं थी, दंड को ही न्याय मान लिया गया था। इसलिए अब न्याय व्यवस्था ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और अंग्रेजों के उस गुलामी का जो आखिरी प्रतीक था एक तरीके से, उसको मिटा रहे हैं। सुनिए एक बार अमित शाह। इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। मान्यवर, तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है, दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। अंग्रेजों के समय के कानून और अब के कानून में कितना अंतर है, क्या बदलाव किया गया है, आपको वो भी जानना चाहिए। आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेज लेकर आए थे। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसमें 358 धाराएं। बीएनएस 2023 में 21 नए अपराध भी जोड़े गए। 41 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 82 अपराध ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है और 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड जोड़ा गया है। 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है।
इसी तरह से सीआरपीसी में 484 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेजों के समय की थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं और 44 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को सीआरपीसी से हटा दिया गया है। पहले एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं होती थी, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। 24 में बदलाव हुआ है, 2 नई धाराएं और उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को इससे हटाया गया है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून भारतीय लोगों के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। भाई अंग्रेज क्यों बनाते भारतीयों के हिसाब से? उनको तो यह देखना था कि कैसे इनको दबा के रखो, कैसे इनको जो है रगड़ दो, कैसे वो आदमी सुधरे, इस पे फोकस ही नहीं था उनका। था कि जो है उठाओ जेल में डालो। अंग्रेजों की प्राथमिकता अपनी सरकार चलाने को लेकर थी, सरकारी खजाने की सुरक्षा करने को लेकर थी, जबकि नए कानूनों में महिला बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है कि उसमें कड़ी सजा मिले। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अब भारत के लिए, भारत के हिसाब से नए कानून लेकर आई। नए कानून में सबसे पहले महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध जो होते हैं उनको जगह दी गई है। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय रखे गए हैं। फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा का विषय आता है। उसके बाद तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को जगह दी गई है और फिर इलेक्टोरल अपराध का विषय आता है। सिक्के, नोट, सरकारी स्टैंप के साथ छेड़छाड़ का विषय भी है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता जनता को न्याय दिलाने की और यह नए कानून में दिखता है। बहुत सबसे बड़ी बात तो यह लगती है, आप सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी पिछला काम जो है वो निपटाते जा रहे हैं। इतने सालों में किसी को नहीं लगा ये अंग्रेज क्या कानून छोड़ के गए, बॉस इनको हटाया जाए, बदला जाए, अब अपने आजाद देश में आजाद देश के हिसाब से कानून लाएं। ये कोई नरेंद्र मोदी लगता है ये करने के लिए? और उसके बाद इस पर चर्चा करने के बजाय तख्ती लेके स्पीकर के पास जाइएगा और निलंबन हो जाएगा तो मीडिया पे गुस्सा निकालिएगा कि हमारे निलंबन पर दिन रात गाना नहीं गा रहे हैं आप। नए कानूनों के लागू होने पर कई अपराधों की धाराएं बदल दी गई। जैसे मर्डर के मामले में पहले आपको याद नहीं है, फिल्मों में आता था कि धारा 302 के तहत इन्हें सजाए मौत दी जाती है। अब 302 नहीं लगेगा, अब धारा 101 लगेगी, क्योंकि उसको प्राथमिकता करके ऊपर लाए हैं तो नंबर भी घट गया है। इसी तरह से और भी अपराधों की धाराएं बदली गई हैं, जिसके बाद बारे में अमित शाह ने लोकसभा में जो बताया वो सुनिए, फिर मैं आगे की डिटेल बताता हूं। बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। नए कानूनों में अपराधों के लिए अब पुरानी धाराओं में सजा नहीं हो, साथ ही कुछ पुरानी धाराएं खत्म भी की गई। जैसे अगर आपको बताऊं कि बीएनएस 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता है जो अब लाई गई है, अगर आप उसको देखेंगे, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें क्या हिसाब था? राजद्रोह, इसके लिए धारा कौन सी होती थी? इसके लिए 124A होती थी। अब ये खत्म, ये नहीं है। अब धारा 150 लाई गई है, धारा 150, और इसमें देशद्रोह को रखा गया और इसी में इसको जोड़ दिया गया। यानी शासन के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह अब नहीं लगेगा, बल्कि देश की संप्रभुता, एकता को खतरे में डालने पर देशद्रोह लगेगा। इसी तरह से बीएनएस 2023 में मर्डर के लिए 101 धारा 101 लगेगी, जबकि धारा 304 जो है वो अब स्नैचिंग के लिए लगेगी। हत्या की कोशिश के लिए पहले क्या होती थी? धारा 107 होती थी। अब ये कैंसिल, इसकी जगह 307 जो है, अब पहले 307 थी, ये कैंसिल, और अब जो है वो धारा 107 लगेगी। तो इस तरह के जो है कई बदलाव किए गए। रेप के लिए 376 होता था, अब उसको धारा 63 के अंदर रख दिया गया है। धोखाधड़ी के लिए पहले 420 होता था, अब वो 316 हो गया। तो पहले नहीं कहते थे कि बड़ा 420 आदमी, अब कहना पड़ेगा बड़ा 316 आदमी। अपहरण के लिए धारा 359 और 369 थी, अब इसको 137 कर दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा जोड़ी गई है।
धारा 113 के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आतंकवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। अमित शाह ने कहा कि यह देखकर हैरानी होती है कि आतंकवाद के खिलाफ कानून का कुछ सदस्य मानव अधिकार के नाम पर विरोध करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो। अगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अच्छा, ये भी देखिए, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो अपने मन की करते हैं, विपक्ष की सलाह सुझाव कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन आप खुद देखिए कि इन तीनों नए कानूनों के लिए, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैसे मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन इन 3 कानूनों से समझिए किस किस से सुझाव नहीं मांगे और उसके लिए कैसे पूरा समय लिया गया और सबके सुझाव सुने गए, माने गए। अगस्त 2019 में तीनों विधेयकों के लिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में सभी राज्यपाल, एलजी, मुख्यमंत्रियों सबसे कहा कि सुझाव दीजिए अपना अपना। जनवरी 2020 में सभी बार काउंसिल के अध्यक्षों, सभी चीफ जस्टिस और लॉ यूनिवर्सिटी से सुझाव मांगा गया कि आपके हिसाब से देश में कानूनी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 2020 में ही देश के सभी विधायकों और 2021 में सभी सांसदों से सुझाव मांगा गया कि आप लोग भी बताइए। इसी के साथ देश के सभी आईपीएस और कलेक्टर से सुझाव मांगे गए। कुल मिलाकर सरकार के पास 3200 सुझाव और सिफारिशें आई। इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। खुद अमित शाह ने 158 बार सुझावों पर व्यक्तिगत तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। 11 अगस्त 2023 को तीनों बिल संसद में आए तो कई सांसदों ने उस पर भी सुझाव दिए। उन सुझावों को भी सरकार ने माना और तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए। तीनों बिल पर 3 महीने तक लगातार गंभीर चर्चा हुई। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद 12 दिसंबर को तीनों बिल संसद में फिर से पेश हुए और अब जाकर ये पारित हुए। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद भी 8 दिन का समय सभी सांसदों को मिला कि वो तीनों बिल पढ़ सकें और उस पर अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए। लेकिन विपक्ष क्या सुझाव देगा? वो तो बाहर हंगामा कर रहा है, निलंबन पर मिमिक्री कर रहा है। मोदी सरकार ने गुलामी के दौर के कानूनों को हटाकर इतिहास बना दिया और विपक्ष उस इतिहास का हिस्सा भी नहीं बन पाया, क्योंकि मोदी विरोध के चक्कर में देश में क्या अच्छा हो रहा है उस किसी अच्छे काम का वो हिस्सा नहीं बनते। G20 में उनको कमियां दिखती हैं। राम मंदिर को लेकर क्या बोलते थे वो सबको पता है। 370 पे कोर्ट भागे भागे चले गए कई लोग। और अब देश का अपना कानून आ रहा है, न्याय संहिता आ रही है, उसका भी वो लोग हिस्सा नहीं बन पाए। किसी अच्छी चीज में ये लोग होते ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या नई बातें डाली गई हैं उसके बारे में भी आपको जल्दी से बताता हूं, फिर अगले चैप्टर पे। जो आरोपी देश से फरार हो गए और 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और सजा होगी। मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध की कैटेगरी में आएगा। रोड एक्सीडेंट करके घायल को सड़क पर छोड़कर भागने वालों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। 5 साल के अंदर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जरूरी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज कराई जा सकेगी। 90 दिन में पुलिस को जांच की प्रगति की सूचना देनी होगी। यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे एरिया का मामला नहीं। यानी मोदी सरकार ने इन 3 कानूनों के जरिए भगोड़े अपराधियों, लव जिहाद और मॉब लिंचिंग के आरोपियों, प्रोफेशनल और ट्रेन्ड क्रिमिनल्स से के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये वो अपराध हैं जिनको लेकर आजादी के बाद से अब तक कोई भी सख्त कानूनी प्रावधान था ही नहीं। इतना ही नहीं, नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े प्रावधान बनाए गए। लेकिन देश में इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा बदलाव आ गया, विपक्ष मोदी में बिजी। लेकिन जो लोग आज कांग्रेस के लिए इस तरह का व्यवहार करके, खुद कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, ये उनकी परंपरा का हिस्सा रहा है।
पाठशाला में अब आपको अगली क्लास दिखाता हूं जब इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए कांग्रेसियों ने ही प्लेन हाईजैक किया था। वो हाईजैकर्स जिन्होंने इंदिरा और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए प्लेन हाईजैक करके। प्लेन हाईजैक करने वालों को इंदिरा का वो इनाम कि आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर, अब उसका चर्चा। पिछले कई सालों से कांग्रेस और विपक्ष के नेता पीएम मोदी को टारगेट करते हुए माहौल बना रहे हैं कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और असंवैधानिक संस्थाएं पीएम मोदी को खुश करने के लिए उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप गांधी परिवार के लिए कांग्रेस के नेताओं की भक्ति का कांड सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि 20 दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए दो कांग्रेसी एक प्लेन हाईजैक कर लेते। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंदिरा गांधी जेल में थी, उनको छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक हुआ और जिन दो लोगों ने प्लेन हाईजैक किया वो दोनों कांग्रेसी थे। अब तक आपने प्लेन हाईजैक जैसी घटनाओं में किसी आतंकवादी संगठन के नाम सुने होंगे, लेकिन अपने नेता का समर्थन और खुश करने के लिए प्लेन हाईजैक जैसा गंभीर अपराध कौन करता है भाई? लेकिन कांग्रेस में जो मक्खन लगाने की परंपरा रही है कई बार, उसकी पराकाष्ठा थी। इस घटना में दूसरी हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद इंदिरा गांधी ने इन नेताओं को पार्टी से निकाला नहीं। कोई भी क्या सोचेगा कि अच्छा इंदिरा जी को पता चला होगा कि प्लेन हाईजैक करने के लिए गए थे ये लोग, निकालो इनको पार्टी से। नहीं बॉस, इन लोगों को, इन हाईजैकर्स को इनाम दिया गया और क्या इनाम दिया गया वो आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपको डबल शॉक लगेगा। लेकिन पहले इस घटना के बारे में सुनिए विस्तार से। और उससे भी पहले प्लेन हाईजैक करने वाले उन कांग्रेसी नेताओं से आपको मिलवा देता हूं जिन्होंने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए प्लेन हाईजैक कर दिया। इनमें एक का नाम था देवेंद्र पांडे और दूसरे थे भोलानाथ पांडे। ये दोनों नेता, कांग्रेसी नेता, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये प्लेन के अंदर की ही तस्वीर है। घटना के समय ये दोनों यूथ कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और इनकी उम्र करीब 27-28 साल होती थी। इस घटना के बाद इनका सियासी करियर कैसे चमका और ये हाईजैकर गांधी परिवार के कैसे बहुत करीबी बन गए, ये देवेंद्र पांडे की इंदिरा गांधी के साथ की तस्वीर देखकर समझ में आता है। ये प्लेन का हाईजैक करने वाला इंदिरा गांधी के साथ देखिए घूम रहा है। इंदिरा गांधी ने खुश होकर इनकी किस्मत बदल दी और क्या इनाम मिला इनको प्लेन हाईजैक करने के बाद वो आगे बताऊंगा। पहले उस प्लेन हाईजैक की तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बारे में बताता हूं। इंडियन एयरलाइंस का IC-410 प्लेन था जिसे लखनऊ से दिल्ली आते समय हाईजैक कर लिया गया था। ये वो प्लेन है। बाद में जब हाईजैकर्स पकड़े गए तब ये प्लेन जो है वो मुक्त हुआ और जो यात्री प्लेन से बाहर निकल रहे थे उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब आपको 20 दिसंबर 1978 को क्या हुआ था प्लेन हाईजैक की पूरी घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी सरकार की बुरी तरह हार हो गई थी और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी के ऊपर इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए केस चलाया गया जिसमें उन्हें अक्टूबर 1977 में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे नाम के दो युवक बैठ गए और इस विमान में 130 यात्री सवार थे। उड़ान भरते ही ये दोनों कॉकपिट में घुस गए और पायलट के सिर पर पिस्तौल तान दी। इन दोनों हाईजैकर्स ने पायलट से फ्लाइट को कहा कि चलो इसको नेपाल लेके चलो। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है भाई, इतना फ्यूल नहीं है कि इसको हम नेपाल ले जाएं। तो बोले एक काम करो, इसको बांग्लादेश लेके चलो। इसके बाद पायलट ने किसी तरह से इनको मनाया कि बांग्लादेश भी कैसे जाएंगे, वाराणसी लेकर चलता हूं। तो फ्लाइट को फिर वाराणसी में लैंड करवाया गया। इन दोनों हाईजैकर्स ने यात्रियों के बीच पहुंचकर क्या किया पता है? इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए इन लोगों ने। प्लेन हाईजैक करने के बाद प्लेन के अंदर ये लोग इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वाराणसी में प्लेन के लैंड होने के बाद हाईजैकर्स ने यह डिमांड रखी कि उनकी बात यूपी के सीएम राम नरेश यादव से करवाई जाए। तब पीएम मोरारजी देसाई के कहने पर सीएम राम नरेश यादव वाराणसी पहुंच गए। इन हाईजैकर्स ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी। पहली डिमांड, इंदिरा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड
जितने भी मामले इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ चल रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड कि केंद्र में सत्ता में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे दे। इन डिमांड्स को सुनकर मुख्यमंत्री राम नरेश ने हाईजैकर्स को समझाया कि क्या ही बात कर रहे हो बॉस, लेकिन बात नहीं बनी। अगले दिन 21 दिसंबर को हाईजैकर्स की इनके पिता से बात करवाई गई, जिसके बाद दोनों की हिम्मत टूट गई और यात्रियों को छोड़ने पर यह राजी हो। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जब दोनों हाईजैकर्स को अरेस्ट किया गया तो हथियार के नाम पर इनके पास खिलौने वाली पिस्टल और क्रिकेट की बॉल मिली थी। लेकिन इन लोगों ने सोचिए कितना बड़ा कांड किया इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए। प्लेन हाईजैक करने की इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों में जब इस खबर को छापा गया तो देश भर में कांग्रेस पार्टी की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की युवा नेता हैं बॉस, देखिए किस तरह से अखबारों में हेडलाइन छपी थी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, इसमें ऐसे युवा नेता हैं जो अपने नेता को रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक जैसा गंभीर अपराध कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस इनके बचाव में कह रही थी कि यह सरकार के खिलाफ एक सिंबॉलिक यानी सांकेतिक प्रदर्शन था। मतलब तब से आज तक कुछ नहीं बदला। आज वाली कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो संसद में घुस गए ये तो बेचारे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, और उस वक्त समय इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस कह रही थी कि ये तो सरकार को बेचारे बता रहे थे, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे प्लेन हाईजैक करके। कुछ नहीं बदला है बॉस। 130 यात्रियों की जान खतरे में डालना कोई सांकेतिक प्रदर्शन हो सकता है क्या? उस दौरान इंदिरा गांधी चाहती तो इन यूथ कांग्रेस के दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो बाद में इनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी कर रखी थी। आप देखिए ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इंदिरा गांधी इनाम देने की सोच रही थी। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने खुश होकर इन्हें कांग्रेस के टिकट पर विधायक बना दिया बॉस। कोई सोच सकता है कि जिस आदमी ने प्लेन हाईजैक करने का प्रयास किया हो उसको कांग्रेस ने चुनाव का टिकट दिया, ये लोग विधायक बने। इसे कहते हैं भक्ति का असली इनाम। प्लेन हाईजैक की घटना के 2 साल बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इन दोनों हाईजैकर्स को कांग्रेस ने एमएलए का टिकट दिया। भोला पांडे को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया और ये दोनों चुनाव जीतकर विधायक बन गए। भाई बताइए, प्लेन हाईजैक करने वाला चुनाव लड़ रहा है, विधायक बन रहा है। भोला पांडे बलिया से 2 बार विधायक रहे, एक बार साल 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। मतलब ये भी नहीं था कि भाई चलो इंदिरा गांधी ने ये सोच के कि मेरे लिए ये सब किया कर दिया। उसके बाद भी कांग्रेस में इनको टिकट मिलता रहा। बाद में भोलानाथ को बलिया से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। देवेंद्र पांडे भी 2 बार सुल्तानपुर से विधायक चुने गए। उन्होंने 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव जीते थे। 1989 में चुनाव हारने के बाद देवेंद्र पांडे को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव भी बना दिया। साल 2017 में देवेंद्र पांडे का निधन हो गया। इन दोनों नेताओं को चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के संगठन में कई बड़े पद दिए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद ये गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए। प्लेन हाईजैक करने वाले गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता। ये गांधी परिवार के साथ देवेंद्र पांडे की तस्वीरें हैं। इंदिरा गांधी के बाद ये संजय गांधी और राजीव गांधी के वफादार नेता बने। इनकी गांधी परिवार में सीधी एंट्री हुआ करती थी। सोच रहे हैं आप? और ये लोग आज बीजेपी के समर्थकों को भक्त बुलाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि तब भी जो है कहा गया कि अरे ये लोग तो सरकार के खिलाफ ये सब कर रहे थे, और आज भी देखिए संसद में घुसे लोगों को कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मैसेज दे रहे हैं। क्या है साहब? पाठशाला में अब अगला चैप्टर खोलने जा रहा हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बाद मोदी क्यों बोले ना फेंकने दूंगा। पीएम मोदी का वो प्लान जिसे माना तो शादी में लाखों रुपए बचेंगे आपके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने देश के लोगों से वेड इन इंडिया यानी भारत में ही शादी करो की अपील की थी। जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए देश के बाहर जाना पसंद करते हैं उन लोगों को पीएम मोदी ने भारत में ही शादी करने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश के लोगों के काम आ सके। लेकिन अब पीएम मोदी शादियों में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी को इस बात की चिंता है कि हमारे देश के लोग शादियों में खाने को किस तरह से बर्बाद करते हैं। वो बुफे कल्चर है
ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब भर लो, प्लेट पूरा भर गया, कौन कहां है क्या है वो कुछ याद नहीं, खाना बर्बाद। तो नरेंद्र मोदी उधर भी ध्यान दे रहे हैं कि थाली में जरूरत से ज्यादा खाना परोस लेने वाले लोग और उसे फिर फेंक के बर्बाद करने वाले लोग कैसे अपना और देश का नुकसान कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खाने की बर्बादी की यह समस्या पूरे देश की है। गांव है, शहर है, अमीर है, गरीब है, शादी में खाने की खूब बर्बादी होती है। शादी में खाने की बर्बादी को देखते हुए पीएम मोदी ने वाराणसी से एक मुहिम शुरू की है। कल पीएम मोदी वाराणसी में कुछ ग्रामीण महिला वॉलंटियर से संवाद कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी को खाने की बर्बादी को रोकने का एक आइडिया आया जिसे पूरे देश के लोगों को अपनाने की जरूरत है। एक बार आप पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी क्यों ये बात कह रहे हैं कि खाना मत फेंको। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि इतना क्या ही खाना बर्बाद हो जाता होगा, देश पे ऐसा क्या ही असर पड़ जाता होगा कि पीएम मोदी को यह बात कहनी पड़ गई कि शादी में खाने की बड़ी बर्बादी हो रही। लेकिन आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आखिर यह मुद्दा क्यों उठाया है और क्यों अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना खाना है उतना ही प्लेट में लें। आप इन आंकड़ों से समझिए, भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं। इन शादियों में करीब 10 से 20% खाना बर्बाद हो जाता है और इसे आसान भाषा में कहा जाए तो मोटे तौर पर एक शादी में करीब 30 किलो से लेकर 800 किलो तक खाना फेंक दिया जाता है। छोटी शादी है तो 30 किलो तक और बड़ी शादी है, ज्यादा लोग हैं तो 800 किलो तक खाना फेंका जाता, बर्बाद होता है। मतलब एक शादी में जितना खाना फेंक दिया जाता है उससे करीब 100 लोगों से लेकर 2000 लोगों तक का पेट भरा जा सकता था। इतना खाना वेस्ट हो रहा है शादियों में, एक एक शादी का बता रहा हूं। हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि इस बर्बाद हुए खाने से देश को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी होता है। दरअसल हमारे देश में शादियां समाज में एक स्टेटस सिंबल बनती जा रही है जिसमें लोगों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोग अनाप शनाप खर्च करते हैं, जरूरत से ज्यादा संख्या में खाना बनवाते हैं ताकि आने वाले मेहमान उस शादी की चर्चा करें और कहें कि क्या ही शादी थी, बहुत गजब खाना था। लेकिन इस तारीफ के चक्कर में खाने की बहुत बर्बादी होती है। इसलिए पीएम मोदी लोगों को खाने की बर्बादी रोकने की अपील कर रहे हैं। शादियों में तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी खाने की बर्बादी के आंकड़े कम नहीं हो रहे। अभी सिर्फ मैंने आपको शादियों में खाने की बर्बादी के आंकड़े बताए। शादी के अलावा देश भर में खाने की बर्बादी के आंकड़े सुनेंगे तो बहुत दुख भी होगा और हैरानी भी होगी, क्योंकि लोगों के घरों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों से भी खाने की खूब बर्बादी होती है। भारत में हर साल 7 करोड़ 40 लाख टन भोजन बर्बाद होता है। यह भारत के कुल अनाज के उत्पादन का करीब 22% है। यानी देश के आदमी हर साल करीब 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है, हर एक आदमी। इस बर्बादी की वजह खराब मौसम, फूड स्टोरेज की कमी और लोगों की लापरवाही। इसके अलावा भारत में रोजाना करीब 30 से 40% खाना बर्बाद होता है। बर्बाद हुए खाने की सालाना कीमत अगर देखिएगा तो करीब 90,000 करोड़ रुपए बैठती है। और ये दूसरों का बता रहा हूं, शादी वाला तो अलग है। खाने की बर्बादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। दुनिया भर में हर साल जितना खाना तैयार होता है उसका 1/3 यानी लगभग 1 अरब 30 करोड़ टन बर्बाद चला जाता है। बर्बाद होने वाला खाना इतना होता है कि उससे 2 अरब लोग खाना खा सकते हैं, उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन इतना खाना बर्बाद हो जाता है फिर भी दुनिया में लोग भूख से मरते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है।
तो खाना बर्बाद करना जो है वो अब कम कीजिए, समझिए इस बात को कि जितना खाना है उतना लीजिए, दोबारा चले जाइए। अगर कोई चीज कम हो गई है तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन खाना मत बर्बाद कीजिए और समय भी बर्बाद नहीं करना है। इसलिए पाठशाला देखिए और एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपको बताऊंगा किस्सा अनसुना, जिसमें बताऊंगा कि मोदी के कश्मीरी मुसलमान दोस्त और अनुच्छेद 370 का अनसुना किस्सा क्या है। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और मोदी सरकार के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि अब ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। लेकिन आज पाठशाला में पीएम मोदी के उस कश्मीरी दोस्त का किस्सा आपको बताने वाला हूं, जिसके फीडबैक में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को और मजबूत कर दिया था नरेंद्र मोदी के मन में। दरअसल बात 1992 की है, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तिरंगा यात्रा के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जब नरेंद्र मोदी ने अलगाववाद की आग में सुलग रहे कश्मीर के लाल चौक पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर तिरंगा फहराया तो नरेंद्र मोदी की दिलेरी, उनके भाषण ने कश्मीर के एक शख्स को काफी प्रभावित किया। कश्मीर के इस शख्स का नाम था मोहम्मद अशरफ आजाद, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर 1992 में बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया उस जमाने में। इसके बाद जब अगले साल यानी 1993 में नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो बडगाम जिले में मोहम्मद अशरफ के घर पर ही रुके और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मोहम्मद अशरफ के घर पर ठहरने के दौरान नरेंद्र मोदी और उनके बीच आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा हुई। इस बातचीत से नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिले विशेष दर्जे का जुनून सिर्फ एक खास वर्ग तक सीमित है और जम्मू कश्मीर की आम जनता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से बहुत परेशान है। कहा जाता है कि मोहम्मद अशरफ से मिले फीडबैक के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का नरेंद्र मोदी का इरादा और मजबूत हो गया। हालांकि नरेंद्र मोदी उस वक्त किसी संवैधानिक पद पर तो थे नहीं, वो जानते थे कि यह बीजेपी का कोर मुद्दा भी है और आखिरकार वो वक्त आया जब साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया।